अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आवां जो मेज़बान फयाज कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क जी सियासत में रोज़ बरोज़ तब्दीलियुनि जो अमल जारी है। इलेक्टोरल कॉलेज जो मुकम्मल थियण वारो अमल भी क़ौमी असैम्बली जी जेका हल्फ़ बरदारी वारी तकरीब खां पोइ लगभग मुकम्मल थी वियो आहे। हुकूमतूं जुड़ण जे हवाले सां बकबराई थी आहे। सूबनि जूं हुकूमतूं जुड़ी चुकियूं आहिनि। ख़ुसूसन क़ौमी असैम्बली में स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर जी चूंड सुभाणे थियण खां पोइ नेठ वज़ीर आज़म भी पंहिंजे मनसब जो नेठ हिकु ॿिनि ॾींहंनि में न सिर्फ़ हल्फ़ खणंदो, बल्कि इन हवाले सां जिते अकबराई थी रही आहे उते सदारती चूंड भी अहम मामलो बणियल आहे। अहिड़ी रीति जहिड़ी रीति सदारती चूंड में इतिहादीन जे विच में इख़्तिलाफ़नि वारी सूरत हाल आहे। ख़ुसूसन MQM पाकिस्तान पारां सदारती चूंड में वोट न ॾियण जे हवाले सां अकबराई साम्हूं आई है। अहिड़ी तरह सां मौलाना फज़ल रहमान जी तंज़ीम जमियत उलमाए इस्लाम पारां भी अपोज़िशन में वेहण जे हवाले सां फ़ैसिलो कंदे साम्हूं आयो फ़ैसिलो। अहिड़े तरीक़े सां मुल्क में जेका नई वज़ीर अज़म जी जेका चूंड आहे उहा 3 मार्च ते थींदी, जंहिं बाद सदारती चूंड जे हवाले सां अकबराई थींदी। अहिड़ी तरह सां सेनेट जी जेका मुदत आहे, अदोद जेके मेंबर उन्हनि जे हवाले सां बि ईंदड़ ॾींहंनि में अकबराई थींदी। इन्हनि समूरनि मामलनि ते मुल्क जी जेका मजमूई सूरत हाल आहे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो टेलीफोन लाइन ते सीनियर सहाफ़ी तहरीकार ताहिर हसन साहब। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ताहिर साहब, कैसे देख रहे हैं? अब खदशात भी खत्म हो गए, असम्बलियाँ भी वजूद में आ गई, इंतखाबात भी हो गए, अब इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो भी मुकम्मल हो गया। कौमी असम्बली में भी अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ ले लिया है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में जो सूरत-हाल सामने आ रही थी कि जो आज़ाद जो अरकान मुंतखब हुए थे सोकाल्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे और उनका भी ये दावा था कि वो भी हुकूमत बना सकते हैं और उनका ये कहना था कि वो अक्सरियत में है, मगर अब वो दावा उसकी जो बाज़गश्त थी वो भी मामलात आगे बढ़ने, क्या देख रहे हैं? हुकूमत के आगे कोई रुकावट बनने में देख रहे हैं? देखिए, एक तो पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो गया है जमहूरी तरीके से और वोट के जरिए, इलेक्शन के जरिए, और ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि वोट के जरिए ही सारे मामला जो है वो होते हैं। कुछ थोड़ी सी जो है वो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे नाफजुली की वजह से कुछ चीजों को गलत रंग दिया गया, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं, वोट भी हो गया है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मामला ठीक हो गए हैं। अब जाहिर है कि एक अगला इम्पोर्टेंट मरहला कल है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, जो बाकी 2 सूबों में तो शुरू हो गया है, कंप्लीट हो गया है, सिंध में तो तकरीबन, और बलूचिस्तान में भी कंप्लीट हो गया है स्पीकर का, वहाँ भी स्पीकर का बाकी है। और ये सारी चीजें जो हैं ये आपको एक बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन बता रही हैं कि मामला जो है वो बेहतर डायरेक्शन में जा रहे हैं। और बाकी मामला भी मुझे जो लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन और फिर अगला मरहला सेनेट के इलेक्शन का है, तो ये सारी चीजें जो है वो मुकम्मल होती भी नजर आ रही है मुझे। और कोई इसमें अब कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही कि जिसकी वजह से हम चीजों को देखें कोई बिगाड़ की तरफ जाने वाली। अच्छा, ताहिर साहब, आज असम्बली का, कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ तो उसमें वहाँ पे जो अरकान थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने स्पीकर की डाइस का भी घेराव किया था, नारेबाजी भी की थी, इस तरह की सूरत-हाल पैदा करने की कोशिश की जो माजी के जो 5 साल असम्बली की मुद्दत में अक्सर नजर आया। जो सियासत में जो इल्ज़ामात, डाकू और इस तरह के जो इल्ज़ामात की जो बौछार होती थी वो नजर आती थी। आज फिर एक दफा असेंबली में अपोजिशन की जो सूरत-हाल नजर आई, वो समझते हैं कि ये आने वाले दिनों में भी गुज़श्ता 5 सालों की तरह रहेगी। देखिए, अगर इस तरह की सूरत-हाल रहेगी तो बदकिस्मती होगी इस मुल्क की, इस मुल्क के अवाम की, क्योंकि लोगों ने वोट दे के मैंडेट दिया है जिनको लोगों को, वो उनके मसाइल हल करने के लिए, कानून साजी के लिए और बाकी चीजों को ठीक करने के लिए। तो अगर इसी में माहौल गुजारना है जिसमें पिछली गवर्नमेंट के 4 साल गुजरे हैं, तो ये तो बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ जाती होगी। उन्होंने अपना मैंडेट पूरा मुकम्मल दे दिया है, तो अब अगर आपको उस मैंडेट के मामलात में काम नहीं करना तो फिर आप रिजाइन करते हैं या इलेक्शन में नहीं जाते। तो अब ये सूरत हाल तो बड़ी, मैं समझता हूँ कि ना वो गैर जमहूरी अंदाज होगा। और
अच्छा ताहिर साहब, गुज़िश्ता असेंबली की जो मुद्दत थी करीबन कोई 42 महीने के बाद फिर जो 16 महीने जिस तरह गुजरे, उसमें पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की जानिब से इस्तीफा के फैसले किए गए, फिर इस तरह असेंबली से वो गए भी नहीं, फिर इसी तरह इंतखाबात भी हो गए, ये मामला चलते रहे। तो इस जो मौजूदा जो असेंबली है उसमें भी यही कोई तरीक़ेकार कारफरमा नजर आता है? ये आवाज नहीं आई आपकी? तासब मैं ये कह रहा था कि जो गुज़िश्ता असेंबली में 42 महीने जो चलता रहा, उसके बाद 16 महीने इस्तीफाओं का सिलसिला भी चला, जो पीडीएम की हुकूमत थी इस दौरान जो तहरीक इंसाफ के अरकान थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिए थे, फिर इस्तीफा के बाद इंतखाबात भी हुए, ज़मीनी इंतखाबात भी हुए, जाहिर है वो असेंबली आना नहीं चाहते थे तहरीक इंसाफ वाले, तो इस बार भी यही सूरत हाल कुछ नजर आ रही है। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ विदाउट लीडरशिप है पार्लियामेंट में, और बहुत सारे वो लीडर जो पिछली पार्लियामेंट में जिसके बारे में कहा जाता था कि ये ट्रबल शूटर हैं और ये इमरान खान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो तो नहीं है। तो जो लोग आए हैं वो अगर चाहेंगे अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना या अपना मामला जो है ठीक तरीके से चलाने के लिए, तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें ठीक हो जाएगा और उनको अपना पॉलिटिकल जो है फ्यूचर भी बनाना है, देखना है उनको कि किस तरह पार्लियामेंट में बैठ के काम किया जाता है। और मैं समझता हूँ उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बड़ी मेच्योर और बड़ी पार्लियामेंटेरियन के हवाले से अच्छे है, उसका सर्विसेज है और उन्होंने काम किया है। तो अगर ये चाहेंगे तो कुछ इनको लर्निंग भी हो सकेगी और आइंदा के लिए इनका सियासी सफर आसान हो सकेगा। तो अगर इसमें वो दूसरे तरीके से अगर चलना चाहेंगे तो फिर तो सूरत हाल वही होगी जो पिछले टेन्योर में इनके साथ थी। उस वक्त तो इनका प्राइम मिनिस्टर भी था, उनका प्रेसिडेंट भी था। तो अब मैं समझता हूँ कि मामला जो है अगर उन्होंने ठीक नहीं किए तो फिर वो सारी की सारी चीजें आगे की तरफ नहीं जाएंगी और इनका जमहूरी सफर मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अच्छा ताहिर साहब, मौलाना फजल रहमान की जेयूआई पहली मरतबा, जो मौलाना साहब हमेशा मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी जुड़े रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी जुड़े रहे हैं, और इस वक्त जो नून और पीपी हुकूमत बनने जा रही है, पहले पीडीएम की हुकूमत थी, अब नून और पीपी हुकूमत बनने जा रही है, तो उसमें ये एक बड़ा एक वो मामला नजर आ रहा है जिसमें पहली मरतबा मौलाना साहब जो है वो अपोजिशन में बैठने के हवाले से काफी अरसे के बाद जो है वो फैसला कर रहे हैं। तो ये फैसला भी उन्होंने इस तरह लेते हुए ऐलान भी किया है, सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो इंतखाबात हैं उनके भी बाइकाट का फैसला किया है। एक तरफ ये फैसला है उनका, दूसरी जानब वो पीटीआई के साथ भी काफी जो माजी में उनकी तलखियां नजर आई, इल्जामात, खासतौर पर ऐसे ऐसे अलकाबात मौलाना साहब के हवाले से खान साहब ने कहे जो बुरे जाने जाते थे, मगर जो सूरत हाल नजर आ रही है वो खान साहब के पास वो करीब होते जा रहे हैं और अपने पुराने दोस्तों के साथ दूरी उनकी होती जा रही है। तो इस फलसफे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले जो पीटीआई मौलाना साहब के हवाले से जो अलकाबात यूज करती थी या जो उनको जो जिस तरीके से क्रिटिसाइज करती थी, उनके कुछ स्टेप की वजह से तो वो माइंड हो गया है मामला और उनको एक सपोर्ट मिल गई है। तो मैं समझता हूँ कि उसको वो ये समझते हैं कि ये सपोर्ट उनको कंटिन्यू रहे, तो वो हो सकता है कि उनके साथ बैठ के सियासत करें, अपोजिशन की सियासत करें, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मौलाना साहब अपोजिशन में रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होगा। वो अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, पहले भी अपोजिशन में रहे हैं और पहले भी उन्होंने जो है सर्विसेज दी है। तो ये तो उनकी चॉइस है कि वो इलेक्शन में वोट दे ना दे, लेकिन ये कि एक जमहूरी अमल के लिए मुनासिब नहीं होगा कि आप जो है जमहूरी अमल में आ तो गए हैं लेकिन आप इलेक्शन नहीं देंगे। सही। अच्छा ताहिर साहब, मौलाना के हवाले से एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि ये उनकी हिकमत अमली हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो हासिल करने के हवाले से उन्होंने इस तरह के जो इकदाम उठाए हैं, उनकी तरजीह वहाँ की हुक्मरानी है, वो शायद समझते हैं कि वहाँ वो ज्यादा अपने आप को कंफर्ट समझेंगे बनस्बत इसके कि वो वफाकी हुकूमत में साथ रहे। हालांकि ये ताना रहता है मौलाना साहब के साथ के वो हमेशा कश्मीर कमेटी के खवाहां रहे हैं। इस दफा उन्होंने सदारत की भी ख्वाहिश का इजहार किया था, तो जरदारी साहब का जब ऐलान हुआ तो फिर वो शायद इस हवाले से कुछ मायूस नजर आए। तो उस मामले में कैसी सदाकत देखते हैं? देखिए, सियासत में अपॉर्चुनिटीज आती है और जाती रहती हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने
मामलात और अपने जो सियासी कार्ड हैं वो किस तरह खेलते हैं। आपको ऑफर आई है तो आप उसको कैसे मैंडेट को आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी सियासत पे। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना जो है वो एक अच्छे पॉलिटिशियन है, अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी हैं, और वो जिस तरीके से ये खेलना चाहेंगे वो उनकी मर्जी है। कोई उनको डिक्टेट तो नहीं करा सकता, मैं और आप तो बिल्कुल नहीं करा सकते। इसलिए हम तो उनको चाहेंगे कि वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के तौर पर देखे जाएं, जाने जाएं, नई नस्ल के लोग जो आए हैं वो उनसे सीखे, और अगर उनको इस रोल में देखेंगे तो लोगों को भी खुशी होगी और मौलाना का इमेज भी बेहतर होगा। और जो उनको नुकसान पहुंचा है सियासी तौर पे, वो मैं समझता हूँ कि उसका भी अजाला हो सकेगा। आइंदा उनकी पार्टी जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगी। मौलाना को मैं नहीं समझता कि कोई इस तरीके से डिक्टेट करा सकता है कि वो उनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसले कराए या उनसे जो है गलत फैसले कराए। मौलाना एक अच्छे सियासतदान है, वो अच्छा खेलेंगे और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। उनकी पार्टी के भी है 5-6 लोग हैं, वो आएंगे असेंबली में, और नो डाउट उनके साथ जाती हुई है इलेक्शन में, ये एक अलग मसला है। और उनको इलेक्शन में से बहुत सारी सीटों से उनको बाहर रखा गया, वो भी उनके साथ एक जाती है। और लेकिन देखिए बात यह है कि मामला उस वक्त तक जो है वो ठीक नहीं होंगे जब तक केपी में या मुल्क के और दूसरे हिस्सों में जहाँ जहाँ मजहबी इंतहा पसंदों को अलाउ किया गया है और उनको जो है वो मौका दिया गया है कि वो सियासी लोगों को, सियासतदानों को परेशान करें और तंग करें और उनके इलेक्शन को जो है वो चोरी करने की कोशिश करें, तो उनको अब मौलाना को इन सारी चीजों को देख के आगे की तरफ सियासत का सफर करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें उन्हें जो है मैं समझता हूँ कि उनके जो नजरियात हैं उसके से हटके भी फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क के लिए फैसले करने हैं। अब आपकी आपका जो भी आपका नजरिया है वो उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, ना आपको कोई रोक रहा है। तो आप अपने नजरियात को भी रखें और मुल्क के मफादात और पार्लियामेंट के मफादात को देख के आगे बढ़ें। इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा पार्लियामेंट इशू को पार्लियामेंट को बचाना है, और पार्लियामेंट का मकसद जो है वो पता है कि आवाम के लिए काम करना, आवाम के लिए कानूनसाजी करना है। और अगर मौलाना ये काम कर सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनके अगले इलेक्शन में उनके लिए आसानियां होंगी, उनको ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, ज्यादा उनको स्पेस मिल सकता है। और नो डाउट उनका हक बनता है, अगर उनकी कहीं वो है क्या नाम है अक्सरियत, अक्सरियत को भी तारीफ कर सकते हैं। अच्छा ताहिर साहब, ये अगर ये कहा जाए कि मौलाना साहब ने इस सूरत में जहां पीडीएम ने 16 महीने की हुकूमत ली, फिर इस सूरत में मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है, माशी जो मामलात हैं, उसमें यह कहा जाता है कि मौलाना साहब ने जो फैसला किया है वो मुस्तकबिल के लिए छक्का मारा है और वो एक ज़ेरिक सियासतदान की तरह उन्होंने अपना जो है वो पनीतरा बदला है। तो इस बात को कहने में समझते हैं कि कबात नहीं होगी कि उन्होंने वाकई गलत फैसला किया है या दुरुस्त फैसला किया? देखिए ये तो उनको बहुत बताएगा कि उनका फैसला सही है या गलत है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं और अब उनको पार्लियामेंट में बैठ के अपना रोल प्ले करना चाहिए, और जितना ज्यादा वो कोशिश करेंगे उनको फायदा होगा। ठीक है। अच्छा ताहिर साहब लाइन पे रहिएगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक लेके फिर वापस आते हैं, इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें इख्तलाफात की सूरत हाल भी नजर आ रही है, खासतौर पर जो एमक्यूएम है वो सियासत के दूसरी तरफ नजर आ रही है। शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर इसी बात से कंटिन्यू करेंगे। वटुदाकड़ी ननड़ी साई। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बेहर बलीकार खासतौर से गाल बोल हली थे मुल्क जी जगह मजमूई सियासी सूरत हाल थे। ताहिर साहब असा सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद हैं। ताहिर साहब आपने जिस तरह ये बात की कि सुन्नी जिस तरह जो सियासी मामलात में मजहबी मुदाखलत है, तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उनका जो एक अलाई बड़ा पार्टनर है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। इस तरह MWM उन्होंने भी एक मजहबी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। मौलाना साहब भी
मजहबी प्लेटफॉर्म से जो है वो उनकी सियासत चलती है। तो ये एक जो मजमूई सूरत-हाल नजर आ रही है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा एक दहशतगर्दी की लपेट में है, और जो मजहबी हवाले से कहा जाए, अगर दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है उसको लपेट में लेती है, तो उसमें भी कदरे ये चीजें पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकेंगी कि इस दहशतगर्दी के जो नासूर है इन दोनों सूबों में इनका खात्मा हो सके। हाँ, देखिए, मेरा ख्याल ये कि अब हमें बहुत ज्यादा फोकस इसी पे रखना है, क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से हमारी इकोनॉमी भी तबाह हुई है और हमारी जो है वो पार्लियामेंट या हमारी जमहूरी सियासत भी तबाह हुई है, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है दहशतगर्दी। और आपको पता है कि पिछले इलेक्शन में जो है दहशतगर्दों ने बहुत सारे पार्टियों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, बहुत सारे लीडरान को इलेक्शन से बाहर रखा। तो ये एक बहुत सीरियस थ्रेट है और हमें इसमें बहुत सीरियसली जो है वो काम करना पड़ेगा। और क्योंकि इसमें मजहबी जमातों का ज्यादा रोल बनता है तो वो उन्हें करना चाहिए। अब वो ना तो अफगान वार है, ना अब कोई और हम किसी जो है ऐसी वॉर में एंगेज हैं जिसकी वजह से मामला को ठीक किया जा सके। अब आज बेहतर अच्छा टाइम आया है, मामला ठीक है, और हमारे अगर फोकस इकोनॉमी और दहशतगर्दी खात्मे की हो तो हमें बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट नजर आएगा और बहुत ज्यादा हमारे हालात बेहतर रहेंगे। तो ये अगर एजेंडा जो रहेगा तो आगे भी बढ़ सकेंगे, लोगों के लिए काम भी कर सकेंगे, और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत मजबूत है। अच्छा, थोड़ा ताहिर साहब वापस आते हैं कौमी असेंबली की तरफ। ज़ाहिर है अब स्पीकरशिप और डिप्टी स्पीकरशिप का मरला जो है वो कल वो भी मुकम्मल होने जा रहा है। राजा परवेज अशरफ जो नामजद स्पीकर हैं, अयाज सादिक उनके इंतखाब के बाद यकीनन उनको टेक ओवर करेंगे नई असेंबली को। तो ये एक चेंज नजर आई है, पुराने स्पीकर फिर दोबारा दूसरी मरतबा अयाज सादिक भी जो है वो स्पीकर बनने जा रहे हैं, और इस तरह गुलाम मुस्तफ़ा शाह का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से डिप्टी स्पीकर के हवाले से नामजद किया गया है। तो कैसे देखते हैं उनके इंतखाब में जो अक्सरियत का मामला है उसमें कोई ऐसा मामला तो नजर नहीं आएगा जिस तरह जो आज़ाद अरकान थे पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वो इसमें रुकावट या इस तरह समझते हैं कि वो कामयाबी से अपना मनसब हासिल कर सकेंगे? और आपकी आवाज नहीं आई, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेंगे? ताहिर साहब, मेरा ये कहना था कि जो स्पीकरशिप का इंतखाब होने जा रहा है, ज़ाहिर है स्पीकर रिप्लेस होने जा रहा है, अयाज सादिक का नाम आया है सामने, गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर के तौर पर। तो ये समझते हैं कि जो रिप्लेसमेंट होने जा रही है, ये जो जिनके नामजद किए गए नाम दोनों पार्टियों की जानिब से, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो समझते हैं कि आज़ाद अरकान की जानिब से उनके जो इंतखाब है उसमें उनको हराने के हवाले से तो कोई पेशरफ नजर नहीं आएगी? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है सादिक एक अच्छी चॉइस है और वो बहुत अच्छे डिसेंट और पोलाइट पॉलिटिशियन है। उन्होंने माजी में बहुत अच्छे तरीके से चलाया है, अपोजिशन को भी साथ लेके चले हैं, और उनका जो वर्किंग का तरीका है उसमें किसी को कोई एतराज नहीं था, ना उनको कोई मुश्किलात आई, और बड़े आसान तरीके से उन्होंने चलाया। हालांकि उस वक्त काफी पॉलिटिकली जो है वो चार्ज एटमॉस्फेयर होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज से चलाया। वो एक अच्छी चॉइस है और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई चैलेंज होगा या उसके लिए कोई मुश्किलात पैदा होंगी। वो कामयाब स्पीकर रहे हैं और आइंदा भी समझता हूँ कामयाबी रहेंगी। ये अच्छा एक मेरा ख्याल है डिसीजन है नून लीग का कि उन्होंने दोबारा उसको लगाया है, क्योंकि और कोई इतना तजर्बाकार नून लीग में था नहीं जो स्पीकरशिप के लिए काम कर सके। तो अयाज सादिक साहब मैं समझता हूँ एक अच्छी चॉइस है और उसको कामयाबी की तरफ मैं समझता हूँ लेके जाएंगे। अच्छा, ताहिर साहब, ज़ाहिर मौजूदा जो कौमी असम्बली है वो भी एक तारीखी कौमी असम्बली की हैसियत रखती है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, इस तरह आसिफ अली जरदारी साहब भी, उन्होंने भी हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हल्फ उठाया। बहुत से पुराने जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस असम्बली का हिस्सा हैं। मियाँ साहब के हवाले से चौथी मरतबा वजारत उज़्मा के हवाले से नाम ले के इतना उनको पॉपुलर कर दिया गया कि अपोजिशन इस बात पर हमेशा इशू उठाती थी कि चौथी मरतबा की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, नौजवानों को आना चाहिए, वो तो नहीं हो सके। मगर अब जाहिर है मियाँ साहब अपनी पार्टी को संभालेंगे, ज्यादातर उनकी तवज्जो फोकस उस तरफ होगा। मगर चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी बात सामने आई थी कि
अनवारुल हक काकड़ साहब अपने मनसब छोड़ेंगे तो उनके हवाले से बात सामने आई कि उनको चेयरमैन सेनेट बनाया गया। क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास अपने सीनियर पॉलिटिशियंस नहीं हैं? बाज लोग तो गिलानी साहब का नाम भी ले रहे थे कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे। तो इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? नून लीग और सेनेट चेयरमैन, फिर इसके बाद वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ संभालेंगे। 3 मार्च को ज़ाहिर है उनका भी इंतखाब हो जाएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने डिसाइड करना है और उनका ये हक है कि उनको डिसाइड करने दिया जाए, तो फिर तीसरा नाम या दूसरा नाम जो है वो मार्केट में फ्लोट करना या प्रेशराइज करना कि इसको लिया जाए उसको ना लिया जाए। पीपल्स पार्टी के पास अच्छे कैंडिडेट हैं। पहले भी पीपल्स पार्टी के 2-3 लोग जो है वो रहे हैं चेयरमैन। और अगर ये तो ज्यादा गिलानी साहब चेयरमैन बनती तो मैं समझता हूँ एक एक्सपीरियंस के आदमी है। वो पहले भी स्पीकर रहे हैं कौमी असेंबली के और वजीर आजम भी रहे हैं। बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बहुत ही डिसेंट उनका काम करने का तरीका जो है बहुत बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर रहेंगे। और काकड़ साहब पता नहीं किसकी चॉइस है, वो क्यों को बनाना चाहते हैं, क्योंकि हैसियत केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर उनकी बहुत सारी चीजों पे ऑपरेशन आता रहा है। उनके रवैये पे, उनके बिहेवियर पे काफी एतराज होता रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर उनको लाया जा रहा है तो फिर वो मैं समझता हूँ कि वो बाहर से एक आदमी लाके आप बिठाएंगे जो दोनों में से किसी पार्टी का नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें अब इस तरफ जाने के बजाय पॉलिटिकल पार्टी को फैसला करने की इजाजत दे देनी चाहिए और उनको रोकना नहीं चाहिए। उसकी जो चॉइस है बेहतर चॉइस है। और सियासी जमातें हैं, उन्हें अपना सिस्टम बनाना है, मजबूत करना है सिस्टम को और पार्लियामेंट को आगे लेके जाना है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत चॉइस होंगे और वो बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। सही। अच्छा, जिस तरह ज़ाहिर सीजन पॉलिटिशियन की बात आती है, गिलानी साहब, अयाज सादिक की बात की, तो किसी वक्त रजा रब्बानी साहब भी एक बड़े सीनियर सियासतदान थे जो चेयरमैन सेनेट थे। तो पीपल्स पार्टी उनकी चॉइस से हटती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, जाहिर है इतनी बड़ी पार्टी है और बार बार इसी आदमी को तो मेरा ख्याल है वो नहीं किया जा सकता। रजा रब्बानी ने बहुत अच्छा चलाया था और उनकी सबसे बड़ी जो सर्विसेज थी मुल्क के लिए, पार्लियामेंट के लिए, वो 18 अमेंडमेंट थी और उसमें बहुत सारी अभी और काम होना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये पार्टी उनको दोबारा लाइक किया सेनेटर तो उससे मजीद दूसरा काम भी लिया जा सकता है और उन्हें काफी जो है उनकी तजुर्बात से फायदा उठाया जा सकता है। तो जाहिर है कि अब नया चुनाव जो है, नया मैंडेट है, तो उसमें पार्टी और कुछ चांस देना चाहती है तो वो दे सकती है। और रजा रब्बानी की सर्विसेज जो है वो मेरा ख्याल ये है कि वो कोई ऐसी नहीं है कि उसको इग्नोर किया जाए। बहुत परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अच्छा ताहिर साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी काफी चीजें एक वो मुनफरद नजर आ रही हैं, खुसूसन ऑडियो लीक्स के हवाले से गवर्नर साहब कामरान टेसोरी, मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से ये बातें भी सामने आई और ऑन भी किया गया कि हाँ बिल्कुल ये बातें दुरुस्त हैं। ये क्या समझते हैं, क्या एक फलसफा है? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वहां बैठे हुए हैं, वो इत्तेहाद की बात करें, ये कोई एमक्यूएम का अपना अंदर का झगड़ा लग रहा है या ये समझते हैं कि जबरदस्ती सियासतदानों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और वो अपनी रजामंदी के बरखिलाफ जो है वो इकट्ठे भी हो रहे हैं और अपने फैसले भी सुना रहे हैं? देखिए, जो चीजें सामने आ रही हैं वो तो ये है कि शायद इससे कोई जो सियासी मामला थे वो उसमें ये सब इनकी मर्जी से नहीं हो पा रहे हैं। और जो मीडिया में रिपोर्ट थी वो ये कि जनाब ये शायद जो वजारतें मांग रहे हैं नून लीग और पीएस पार्टी वो उनको देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तैयार नहीं है और ये एक बड़ा रीजन है। और जाहिर है कि एक अरेंजमेंट हुआ है पीपल्स पार्टी ऑफ नून लीग का कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा और फिर नून लीग का गवर्नर होगा। लेकिन नून लीग ने जेस्टर जो किया और कहा कि अगर एमक्यूएम हमारे साथ आती है तो हम उनको गवर्नर बना देते हैं। अच्छा, तो अब
ये सूरत हाल में तो एमपीएम को जो है वो कोई बेहतर अपने लिए फैसला करना पड़ेगा। तो वो उसके लिए जो देखें क्या फैसला करते हैं। ये सियासी जमात है, बहरहाल एक पुरानी सियासी जमात है। बहुत सारे नए लोग हैं जिन्हें जाहिर है कि एक्सपीरियंस का तजुर्बा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ओवर द टाइम बेहतर हो जाएगा। सही। अच्छा ताहिर साहब, जिस तरह बातें सामने आ रही हैं एमक्यूएम के अपने ऑडियो लीक्स के हवाले से, उससे हटकर देखा जाए तो कामरान टिसोरी साहब के हवाले से भी कहा जा रहा था कि वो कंटिन्यू करेंगे, मगर अब उनके हटाने के हवाले से बातें भी आ रही हैं। मगर ये बातें की जा रही हैं कि नून लीग अपना गवर्नर लाना चाहती है, जरदारी साहब अपनी पसंद का लाना चाहते हैं, मगर नाम फिर भी एमक्यूएम से ही आ रहे हैं। नसरीन साहिबा का नाम आ रहा है, खुशबख्श शुजात साहिबा का नाम आ रहा है। तो ये थ्योरी क्या समझ रहे हैं? वैसे अगर ये फैसला हो गया कि नून लीग को फैसला कर लिया है एमपीएम को वजारत देनी है, तो फिर ये एमपीएम को उस पर छोड़ देना चाहिए कि वो किसको लाना चाहते हैं, किसको नहीं लाना चाहते। तो आप उसमें उनकी चॉइस है। अब जो भी नाम आ रहे हैं, अगर वो उनमें से किसी को रखना चाहते हैं तो वो उनको रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो वो भी नहीं रख सकते। अच्छा ताहिर साहब, सिंध काबीना के हवाले से क्या देख रहे हैं? पहले कहा जा रहा था कि पहले दिन ही हल्फ उठाएंगे, फिर कहा जा रहा था कि नए वुज़रा आएंगे, फिर पुराने वुज़रा के नाम भी आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? लेकिन पार्टी के पास तो मैं समझता हूँ चॉइस बहुत है, और फैसला बिलावल साहब और जरदारी साहब ने बैठ के करना है, और उसमें ज़ाहिर पीएनपी की चॉइस होगी। तो उसके पास तो काफी लोग हैं। अब देखिए पुरानी कैबिनेट में कितने आते हैं, नए कितने आते हैं। तो इस मरतबा कई लोग जो है वो यंग आए हैं और नए आए हैं, और बिलावल भुट्टो साहब उनको तरक्की देना चाहते हैं। अच्छा ताहिर साहब, जो सिंध के हवाले से एक बड़ा मंसूबा था मोटरवे के हवाले से, पहले कहा जाता था कि नून लीग जो है वो वफाक में मंसूबे जो है वो सिंध के हवाले से नहीं देती। इस मरतबा निगरान हुकूमत ने जाते जाते एक मंसूबा, ये मैं आपसे सवाल चाहूंगा कि ले लूं कि निगरान हुकूमत ने सिंध का जो एक हैदराबाद से सखर तक जो मोटरवे था उस मंसूबे को कैंसिल कर दिया है। वो क्यों समझते हैं इस तरह निगरान हुकूमत ने इस तरह कैसा फैसला ले लिया? गालबन लगे तो ताहिर साहब सां राब्तो कटिजी वियो। असांजो इहो सवाल रहंदो, ईंदड़ प्रोग्राम में चाहींदासीं त इन सवाल ते ॿीहर कंहिं महिमान खां इन हवाले सां पुछंदासीं त निगरान हुकूमत जॾहिं फैसला नथी करे सघे त अहिड़े क़िस्म जा फैसला आख़िर छो वरिता वञनि था, छाकाणि जो सिंध हमेशह इहो एतिराज़ कंदी रही आहे त सिंध जा जेके मनसूबा आहिनि उन्हनि में वफ़ाक़ ज़्यादती कंदो आहे, ऐं सिंध जो इहो अहम जेको मनसूबो आहे उन ते निगरान हुकूमत जे दौर में अहिड़े क़िस्म जी ज़्यादती थियणु ख़ुदि हिकिड़ो सवाल या निशान बणिजे थो। बहरहाल प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पए थो। इजाज़त ॾींदा अलाह भाई।